बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। मतलब कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जितना जो है वो पेरेंट सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में जाता है। और हमने ये भी साथ में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेरेंट और डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंट हम कुछ देख लेते हैं जी कि जो माइटोसिस है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इक्वल रहता है। और दूसरी बात जो है इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जैसे पेरेंट होगा बिल्कुल वैसा ही जो है आगे इसका डॉटर सेल भी होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर सेल्स में। और थर्ड देख लें जी कि प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बिलखुसूस उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मीन्स के जैसा जो है पेरेंट होगा वैसे ही सेम टाइप के उनके सेल्स होंगे। और अगर यही सेल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे तो मीन्स जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो 100% जो होगी वो अपने पेरेंट से रिजेंबल करती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक रेड कलर का रोज़ चाहिए है तो फिर आप क्या करेंगे कि उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट को लगा देंगे जो वेजिटेटिव पार्ट उसके माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होकर सेल्स बने थे। और सेम टू सेम 100% जो आगे उसके जो नए डॉटर प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल जो है वो रेड कलर के होंगे अगर एसेक्सुअली वो जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन का प्रोसेस कुछ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में ये प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया वगैरह में स्टार फिशेस में कि उनके जो लास्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से। रीजनरेशन का सारा प्रोसेस जो होता है ये माइटोसिस के ज़रिए से होता है। और फिर है जी हमारे पास हीलिंग ऑफ वाउंड्स के हमें बाज़ औक़ात ज़ख्म लग जाते हैं, हमारे बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो सारे के सारे सेल्स भी रिप्लेस होते हैं माइटोसिस के ज़रिए से। और फिफ्थ नंबर पे है जी हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जो पुराने हो जाते हैं उनको रिप्लेस वो साथ साथ हमारी बॉडी से हो रहे होते हैं। और साथ साथ उनकी जगह जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो माइटोसिस के जैसे। इसके अलावा आप देखें कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत थोड़े सेल्स होते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में सेल्स की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे सेल्स जो होते हैं ग्रोथ में ये सारे के सारे भी माइटोसिस के ज़रिए से ही हमारी बॉडी में बनते हैं। और फिर लास्ट है जी हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं टेक्निक्स हैं टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के प्रोसेस में भी माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है। इसी की वजह से क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर भी पॉसिबल हुए हैं। अब नेक्स्ट है जी इसके बाद हमारे पास कि जो माइटोसिस है इसका प्रोसेस जो है वो हाईली रेगुलेटेड है। और अगर मतलब इसको प्रॉपर इसके चेक पॉइंट्स हैं, इसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। अगर इसमें ज़रा सा भी कोई फॉल्ट आ जाए इसके रेगुलेशन में, इसके कंट्रोल में कि सेल ने कब डिवाइड होना है, कैसे डिवाइड होना है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कितनी देर तक उसने डिवाइड होना है, अगर इसमें ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो फिर जो सारे के सारा जो माइटोसिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से ट्यूमर्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। और नेक्स्ट देख लें जी हमारे पास है कैंसर। जो माइटोसिस में किसी फॉल्ट की वजह से होता है कैंसर। तो कैंसर को देख लें जी कैंसर क्या है। कैंसर को सिंपली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स कहा जाता है। इसमें जो सेल्स होते हैं मतलब नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की वो हाईली रेगुलेटेड होती है। मतलब उसको प्रॉपर चेक किया जाता है कब उसकी ज़रूरत है, कहाँ पे उसकी ज़रूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो कंट्रोल होता है सेल के डिवीजन का कि सेल ने कब डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये हमारे सेल्स में जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस की वजह से ये कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है जी कि जो सेल्स होते हैं वो किसी भी कंट्रोल के बगैर डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको कोई पता नहीं है कहाँ पे उनकी ज़रूरत है, कैसे उन्होंने डिवाइड करना है, और क्या उनकी बॉडी में ज़रूरत है या फिर नहीं है। अब इसकी वजह से हमारी बॉडी में जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये तसव्वुर करें कि हमारे जिस्म में कहीं पे कुछ सेल्स ने अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर दिया और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सेल्स बन गए। तो वो बाल नुमा या किसी भी तरह की जो अपीयरेंस होगी तो उसे हम कहेंगे ये क्या है जी, ये ट्यूमर है। तो ये ट्यूमर जो बनता है ये भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से बनता है। अब अगर हम देखें ट्यूमर्स को तो ट्यूमर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है और दूसरा ट्यूमर है हमारे पास
दूसरा है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर बिनाइन ट्यूमर की बात की जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, लोकलाइज्ड रहता है अपनी जगह पे, मतलब जहाँ पे ये होगा इसके जो है वो लिटल डिलीटरियस इफेक्ट्स होंगे, मतलब किसी हार्मोन्स की सेक्रेशन में इफेक्ट होगा कहीं पे, मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसका हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होता। जबकि इसके साथ जो दूसरे ट्यूमर्स हैं उन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं जी, के जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो एक पार्ट से, एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह तक फैल जाते हैं, और ये जो इनका फैलना होता है, इस फैलने को मेटास्टेसिस कहा जाता है। और ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो अपनी जगह पे लोकलाइज नहीं होते, एक पार्ट में हैं तो फिर वो एक से दूसरे सेल में इन्वाइट करेंगे, दूसरे से फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। और कैंसर का जो फैलना होता है इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। हमने अक्सर जी हमारे पास ये कैंसरस सेल्स जो होते हैं या जो हमारी बॉडी में जब कैंसर होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो इसको देख लें जी कि कैंसर सेल्स को जो है इनको ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इनमें कोई प्रॉपरली ये किसी एग्जैक्ट टाइप में नहीं गए होते, बल्कि लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और फिर अगर देखें तो ये जो होते हैं ये रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। थर्ड आप देखें कि ये हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है, कि इनका न्यूक्लियस जो है वो इनके साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस होता है। और फिर अगर देखें जी कि जो इनका न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलाई के बारे में आपने पढ़ा था कि जो डार्क स्पॉट होता है किसी भी जो है न्यूक्लियस के अंदर, तो इनमें जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ये इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी में कि प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल इज़ इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। ये लास्ट इसमें देख लें फिफ्थ पॉइंट, कि जो इन्वेडिंग सेल्स होते हैं, अगर हम मतलब एक तो हमने कैंसरस सेल्स आइडेंटिफाई किए, अब ये कैंसर मैलिग्नेंट हुआ है या नहीं हुआ है तो हम बाकी बॉडी के सेल्स को उनको जो है वो चेक करेंगे, तो अगर उनमें भी ये इन्वेडिंग सेल्स पाए गए तो इट मीन्स कि कैंसर जो है वो अपने लास्ट स्टेजेस की तरफ चला गया है, मैलिग्नेंसी की तरफ चला गया है। अब लास्ट है जी हमारे पास काजेज़ क्या हैं कैंसर की, तो कैंसर की सिंपली काजेज़ ये हैं कि ये हमारे एक तो ये है कि हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन, सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारा जिनसे हमारी नॉर्मल बॉडी बनी हुई है। अब इसमें कितनी म्यूटेशन होती हैं? 3 to 20 म्यूटेशन होती हैं उन जीन्स के अंदर जो हमारी सेल्स की डिवीजन को रेगुलेट करती हैं। मतलब हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अगर उन जीन्स में म्यूटेशंस आ गई तो हमारे सेल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और अनकंट्रोल्ड जो है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जो म्यूटेशंस होती हैं इनकी वजह से दो तरह की चेंजेस आती हैं जी हमारी बॉडी में। एक कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो बेसल लेमिना के ज़रिए से, मेम्ब्रेन के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो पहला काम क्या होता है जी कि जब ये म्यूटेशंस आती हैं तो जो हमारे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो ब्रेक कर जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेक सेल मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय बेसल-अमीना, मतलब बेसल-अमीना की वजह से हमारे सेल्स की जो अपनी जगह से मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन जब ये म्यूटेशंस होती हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। एक तो ये है इसकी वजह से मैलिग्नेंसी काज होती है। और दूसरा क्या है जी कि सेल प्रोलिफरेशन जो होती है वो अनलिमिटेड रेंज तक जो है वो बढ़ जाती है। मतलब जब सेल की बॉडी में ज़रूरत उनकी डिवीज़न की नहीं है तो वो विदाउट नीड जो है वो एक डिवीज़न करेंगे, दो करेंगे, चार करेंगे, ना हमारी बॉडी को उसके ऊपर कोई कंट्रोल होगा, ना ही कोई चेक होगा। ये विदाउट चेक जो सेल्स की प्रोलिफरेशन है वो होगी। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी इमानिल्लाह।